जर्नी इनसाइड द एटम में आप सबका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं आज से 2000 साल पहले से आज से 100 साल 200 साल पहले तक एटम के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुई, क्या एटम और डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले एटम आखिरकार होता क्या है। देखो, जितने भी बिल्डिंग्स है ये बनी होती है बहुत सारे कमरों से, और ये बहुत सारे जो कमरे हैं वो बने होते हैं बहुत सारे दीवारों से, और जो दीवारें हैं ये बने होते हैं ईंटों से, और ईंट बने होते हैं सिलिकेट से। सिलिकेट्स बेसिकली होता क्या है? सिलिकेट्स बेसिकली सिलिकन, और ये जो सिलिकेट्स हैं ये बेसिकली क्या होता है? सिलिकन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। हमारे क्रस्ट में, हमारे धरती के क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो सिलिकन और क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। तो इसी से मिलकर बने होते हैं ये सारे ईंट वगैरह। और अगर मैं इसको भी तोड़ू, इन सिलिकन और ऑक्सीजन को भी तोड़ूंगा, तो एंड में मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक एटम मिलेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई एक नॉन लिविंग थिंग की। ये एक बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं एक लिविंग थिंग की बात करूं, जैसे कि इंसान की बात करूं, इंसान के अंदर होता है ऑर्गन्स। इंसान के अंदर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना होता है? इंसान के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गन से बना होता है। ऑर्गन किससे बना होता है? ऑर्गन टिश्यू से बना होता है। टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू सेल से बना होता है। देखो, इंसान किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। सेल किससे बना है? सेल भी एटम से ही बना हुआ है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या सर, जो बिल्डिंग जिस एटम से बना है और जो इंसान जिस एटम से बना है, क्या दोनों एटम एक ही जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे एटम अलग अलग होते हैं, सारे एटम यूनिक होते हैं, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। आज से 2000 साल पहले ना, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले, इंडिया में ऐसे ऋषि मुनि एग्जिस्ट करते थे जो फिलोसोफर्स थे। यानी कि वो लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग के थ्रू चीजें बताते थे, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे नहीं बताते थे। जो एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे बताते हैं उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। तो हमारे इंडिया में एक ऋषि कन्नड़ एग्जिस्ट करते थे आज से 2000 साल पहले। इन्होंने बोला था कि दुनिया में जितनी भी चीजें जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसको उन्होंने बोला द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। और ये जो द्रव्य होते हैं, अगर आप इसको तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो एंड में ये जो द्रव्य है, अगर आप इन द्रव्य को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप उसको और छोटा नहीं कर पाओगे। एंड देन दैट पॉइंट was called by him as परमाणु। उसको उन्होंने बोला परमाणु। और इसी को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को आगे छोटा नहीं कर सकते हो। बेसिकली वो एटम की डेफिनेशन कह रहे थे। तो द्रव्य उनके हिसाब से मैटर हुआ करता था। जितनी भी चीजें आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनको उन्होंने द्रव्य बोला। और इसी द्रव्य को जब आप तोड़ते हो, इसी मैटर को आप तोड़ के सबसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो, इसी को उन्होंने परमाणु बोला, जो कि आज का हमारा एटम है। जैसे इंडिया में आचार्य कनेक्ट थे, वैसे ग्रीस में भी दो फिलोसोफर्स एग्जिस्ट करते थे। एक का नाम था ल्यूशिपस, एक का नाम था डेमोक्रिटस। तो ल्यूशिपस और डेमोक्रिटस ने भी बोला कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैटर है, और मैटर को अगर आप तोड़ोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो टूट नहीं सकता। तो वो जो पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को, उसी पार्टिकल को हम एटोमोस कहते हैं। ग्रीक ग्रीक भाषा में उसको एटोमोस कहते हैं। बाद में जाके इसी ने एटम्स का नाम लिया, एटोमोस। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नो लॉन्गर बी डिवाइडेड was called as एटोमोस। लेकिन ध्यान रहे, आचार्य कन्नड़ हो, चाहे ल्यूशिपस हो, चाहे डेमोक्रिटस हो, ये सारे के सारे फिलोसोफर्स हैं, ये साइंटिस्ट नहीं है। क्योंकि इन्होंने ये जो भी कहा, ये इनके फिलोसफी के या फिर इनके थिंकिंग के आधार पे था, कोई एक्सपेरिमेंट के आधार पे नहीं था। अब होता क्या है कि 1808 आ जाता है, और एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये एक ऐसे कंक्लूजन पे है। इन्होंने बोला दुनिया में जितनी भी चीजें जिसको हम मैटर बोलते हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो मैटर कितने टाइप के? सॉलिड है हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास गैस है। हम ये तीन मेन मान के चलते हैं। ये तीन हमारे पास मैटर है। ये सारे मैटर को आप अगर तोड़ोगे छोटे 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 पार्टिकल्स में, तो एंड में सबसे छोटा पार्टिकल जो आगे नहीं टूट पाएगा, उनको इन्होंने बोला कि भाई इन्हीं को हम एटम्स बोलते हैं। और एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर फंडामेंटल इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब कि एटम्स सबके अंदर ही प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक हो, वो फंडामेंटल होता है सबसे ज्यादा। तो डाल्टन की थ्योरी जो थी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अब ये देखते हैं। डाल्टन ने बस ये बोला कि मैटर जो होता है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल एटम से बना हुआ होता है। क्या एक्चुअली में एटम इनडिविजिबल है? क्या जॉन डाल्टन सही थे या गलत थे? तो अब क्या हुआ
कि आगे जाके हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं 1897 में, जिनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने ये बोला कि यार मेरे को नहीं लगता है कि एक्चुअली में एटम इनडिविजिबल है। उनको लगता था कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लगने से नहीं होगा ना, साइंटिस्ट इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने किया क्या, देखो बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कैथोड रे ट्यूब लिया, मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने ग्लास का एक ट्यूब लिया, जे थॉमसन ने ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक है। इस ग्लास के ट्यूब के अंदर इन्होंने दो मेटल के प्लेट इंसर्ट किए। अब ये जो मेटल का प्लेट है, इन्होंने स्टार्टिंग में मान लो कोई भी एक मेटल उठा लिया, कॉपर उठा लिया, फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो स्टार्टिंग में लेट्स से कि इन्होंने कॉपर के दो मेटल प्लेट्स उठाए। इसमें से इन्होंने एक प्लेट को इन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे प्लेट को इन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो मेटल का प्लेट है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ऐसा मेटल का प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड या कैथोड बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड एक ही चीज है। अच्छा, ऐसे ही ये वाला मेटल का प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसे ही ये वाला मेटल का प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको हम बोलेंगे एनोड, या फिर इसी को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत सारे गैसेस भरे होंगे, इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैसेस होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, वैसे इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी होगा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया और वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या करा, अंदर के जो एक्सेस गैस होगा, एक्सेस गैस होगा, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, ताकि जब ये एक्सपेरिमेंट करे तो उस गैस के पार्टिकल्स, उस गैस के पार्टिकल्स बीच में इंटरेक्ट करके हमारे एक्सपेरिमेंट को स्पॉइल ना करे, इसलिए उन्होंने वैक्यूम पंप से एक्सेस गैस को बाहर निकाल दिया। तो अभी हमारे पास इस ग्लास ट्यूब, ये जो ग्लास ट्यूब है हमारे पास, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास लो प्रेशर में गैस प्रेजेंट है, लो प्रेशर में गैस प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये करने वाले यहां पे ये हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज में करंट प्रोवाइड करने वाले हैं। हाई वोल्टेज का मतलब है जो करंट जाएगा बहुत ही तेजी से जाएगा, बहुत ही हाई प्रेशर पे जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत तेज होगा। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, और जैसे ये कैथोड पे आएंगे, कैथोड पे आएंगे, तो हुआ क्या, ये हमारे जे थॉमसन भाई साहब ने देखा कि यहां से ना एक रे ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे। ये है क्या भाई, चीज क्या है, जा क्या रही है यहाँ पे। और इन्होंने बोला यार ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो इनको पता चला कि एक्चुअली में ये जो कैथोड था ना, इनका ये जो कैथोड था, हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से आए कि कैथोड के अंदर, देखो कैथोड है, कैथोड के अंदर भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अभी तक तो हमें जो हमारे थॉमसन थे वो मान के चल रहे थे, क्या पता हमारे जॉन डाल्टन का थियरी सही हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि जॉन डाल्टन की थियरी गलत है, क्योंकि जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आए, हाई वोल्टेज से आए, इन्होंने इस कैथोड वाले मेटल प्लेट के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट थे उसके अंदर से एक चीज था, उसको बाहर की तरफ धक्का मारा, इतनी तेजी से धक्का मारा कि सारे के सारे कहां चले गए, एनोड की तरफ चले गए। और इन्होंने पता है क्या किया, तो इनको पता कैसे लगे यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट है, इन्होंने एनोड पे ना एक छोटा सा छेद कर दिया, यहाँ पे इन्होंने एनोड पे यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया। तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में एक बीम की तरह ऐसे जा रहे थे ना, ये सारे इस छेद के थ्रू होते हुए ये यहाँ पे ग्लास ट्यूब के एंड पे इन्होंने केमिकल, यहाँ पे ग्लास ट्यूब के एंड पे इन्होंने केमिकल लगा दिया था। तो जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से जाएंगे एक छेद के, इस एनोड के छेद के थ्रू जैसे ही निकलेंगे, सारे के सारे इस केमिकल पे जाके टकराएंगे। और ये जो केमिकल था, ये ऐसा केमिकल है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से ग्लो करता है, तो ये ग्लो कर गया। तो यहां से इन्हें समझ आया कि भाई कुछ ना कुछ तो कैथोड से निकला है। और इस एक्सपेरिमेंट ने एक तरह से इनको क्लियरली बता दिया, थॉमसन को, कि हमें यह पता चलेगा कि भाई एटम तो डिविजिबल होते हैं, एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स है, इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि थॉमसन ने, इन्होंने बोला कि भाई एटम डिविजिबल है, एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स डिविजिबल है। और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, इनको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब समस्या ये थी कि इन्होंने बोला अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सोच के देखो, अगर एटम के अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे तो एटम का एक चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा एटम नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एटम नेगेटिव चार्ज का नहीं हो सकता। अगर सारे एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो हमेशा एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा नहीं होता, एटम बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। तो एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, जो कि इन्होंने ढूंढा, तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। थॉमसन का एजम्पशन था कि भाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट के आधार पे नहीं बोला था कि भाई पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कहां पे होते हैं, नहीं पता है। इन्होंने बोला कि अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एटम न्यूट्रल बनेगा। तो इन्होंने एक मॉडल दिया। इनका मॉडल था द वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने बोला जैसे हम जो तरबूजा खाते हैं, जो वाटरमेलन खाते हैं, इस वाटरमेलन का जो एडिबल पार्ट है, लाल वाला पार्ट है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, काले काले वाले, उनको इन्होंने बोला कि लेट्स से दे आर इलेक्ट्रॉन्स, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है इस लाल वाले पार्ट के अंदर। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा, हमारे दिमाग में सवाल ये आएगा कि यहां पे सर अभी भी तो ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए वाटरमेलन मॉडल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लाल वाला पार्ट ज्यादा है और बीज वाला पार्ट कम है। तो ऐसे तो फिर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी। देखो, जो हमारे जे थॉमसन थे, उनका ये कहना था, ये जो लाल वाला पार्ट है ना, बेसिकली इट्स लाइक नॉट ए सॉलिड। देखो, अब होता क्या है कि एक होता है आइस, ठीक है, एक होता है मेरे पास, ये मार्कर बदलता हूं, एक मेरे पास होता है आइस, ये मेरे पास आइस है। और इसी को अगर मैं गर्म करके वेपर बना दूं, तो वाटर का वेपर बना दूं, तो यही फर्क है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, इनके क्लाउड्स प्रेजेंट है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थोड़े वीक हैं और क्लाउड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो मतलब कि दोनों की जो शक्ति है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो और चाहे वो प्रोटॉन्स हो, दोनों बराबरी है। भले ही देखने में वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्लाउड्स की तरफ फैले हुए होंगे, बट अगर हम उसकी क्षमता को देखेंगे, उसकी पावर को देखेंगे, स्ट्रेंथ को देखेंगे, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन्स के। ये इनका कहना था। तो इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया था वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब आपने प्लम केक खाया होगा तो उस पर देखा होगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है, जो हम केक क्रिसमस के टाइम पे खाते हैं, वो उन्होंने बोला कि जो ब्लैक वाला पार्ट है, दैट विच इज एडिबल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उसके ऊपर आपने देखा होगा नट्स वगैरह डाले हुए होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली उन्होंने दो नाम दिए अपने मॉडल को, वाटरमेलन मॉडल एंड प्लम पुडिंग मॉडल, राइट? इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि एक साइंटिस्ट कुछ बताता है, अब समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, तो अगला साइंटिस्ट आगे बोलते हैं पिछले साइंटिस्ट को, भाई तूने ये चीज तो गलत बताई है, तूने ये चीज तो प्रूव ही नहीं की है। तो ऐसा ही हुआ था डाल्टन के साथ। डाल्टन को गलत प्रूव किया हमारे थॉमसन ने, अब थॉमसन जी को भी गलत प्रूव करने वाले हैं हमारे रूदरफोर्ड जी। अब रूदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रूदरफोर्ड जी ने बोला कि अभी तक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने से पहले रूदरफोर्ड ने बोला कि थॉमसन जी के हिसाब से एक एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लाउड्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बीच में कहीं ना कहीं पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं। अब ये करने क्या वाले हैं, ध्यान समझना। इनके हिसाब से ये क्या करेंगे, ये एक अल्फा पार्टिकल लेंगे। क्या लेंगे, ये अल्फा पार्टिकल लेंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम का न्यूक्लियस जो होता है ना, उसी को मैं अल्फा पार्टिकल बोलता हूं। हीलियम एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के कलेक्शन को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। देखो, हीलियम बेसिकली बहुत स्टेबल एक एटम होता है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आप अगर उस हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो वो काफी अनस्टेबल बन जाएगा, और उसके पास बस बचेगा दो प्रोटॉन और दो न्यूक्लियस, जो उसका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, जो कि उसका न्यूक्लियस ही होता है। तो बेसिकली ये बहुत हाईली अनस्टेबल एक एटम है, जो कि पॉजिटिव इन चार्ज है। इसको इन्होंने क्या बोला कि मैं काम करता हूं, इसको मैं ना गोल्ड फॉइल पे, इन्होंने देखो ये गोल्ड फॉइल, मैं गोल्ड फॉइल पे फेंक के मारने वाला हूं। मैं इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे फेंक के मारने वाला हूं,
और गोल्ड फॉइल इन्होंने इसलिए चूज किया, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल। मैलेबल का मतलब ये होता है कि आप उस मेटल को पीट पीट के थिन शीट्स के रूप में बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल में खाना लेके जाते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके लेके जाते हो, तो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल। लेकिन आप देखो उस मेटल को उन्होंने मार मार के पीट पीट के उन्होंने उसको एक शीट के फॉर्म में, फॉइल के रूप में कर दिया, तो उससे भी पतले फॉर्म में गोल्ड फॉइल को आप लेके आ सकते हो, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज करा। आप अगर एक पेपर, आपकी जो नोटबुक है, अगर आप एक नोटबुक लो, तो नोटबुक में जो थिकनेस होती है ना, नोटबुक में एक पेज की जो थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ ए पेज इन अ नोटबुक, थिकनेस पता है कितनी होती है उसकी? उसकी थिकनेस होती है 1 मिलियन एटम की थिकनेस होती है उसकी, 1 मिलियन एटम की थिकनेस होती है। लेकिन यहां पे जो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस 1000 एटम थिक थी। तो सोच के देखो कितना पतला, कितना थिन फॉइल उन्होंने लिया होगा, एटम थिक था ये, 1000 एटम, थिन या थिक बोलो, ठीक है। तो अब इन्होंने करा क्या, इनके पास यहाँ पे गोल्ड का पतला सा फॉइल है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, हर चीज एटम से मिलकर बनी होती, तो यहाँ पे होने क्या वाला है कि मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे बीम्स के तौर पे ऐसे फेंक के मारने जा रहा हूं यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट से पहले, और यहाँ पे ना डिटेक्टर है, डिटेक्टर, ये है डिटेक्टर, डिटेक्टर। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या थी कि रुदरफोर्ड ने बोला कि थॉमसन तो बोल रहा था कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो क्लाउड्स के फॉर्म में इतने ताकतवर नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जो अल्फा पार्टिकल्स वो काफी हेवी होते हैं और फास्ट मूविंग है, तो ये पियर्स करके, ये सीधा इसमें से पियर्स करके, एकदम से इसमें से पियर्स करके ये आगे की तरफ जा सकते हैं और सीधा डिटेक्टर पे ये डिटेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे ऐसे निकल जाएंगे और डिटेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे निकल जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा हैवी है, बहुत ही फास्ट मूविंग है, और गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे, बट वो क्लाउड्स की तरह फैले, उनके अंदर कोई दम नहीं है, वाटर वेपर जैसे ही है। तो ये उनका मानना था ऐसा होगा अगर थॉमसन सही होते तो। बट हुआ क्या, इन्होंने इनके हर 12,000 बीम में से, हर 12,000, फॉर एवरी 12,000, फॉर एवरी 12,000 बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, हर 12,000 में से एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वो वापिस आ गया। हर 12,000 में से ऐसा हो रहा था कि वो लग के वापिस आ रहा था। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 12,000 बार तो ऐसे मारे बीम्स, तो सारे के सारे इधर चले गए, सारे के सारे यहां चले गए, पीछे डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गए, मोस्टली डिटेक्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से 12,000 में से एक ऐसा था जो यहां लगा और लग के इसी रास्ते गया और इसी रास्ते वापिस आ गया। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है? आप सोच के देखो, आपके पास एक भारी सी बॉल है, अगर यहाँ पे कोई हल्का चीज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बॉल फिर भी आगे ही जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर मानो यहाँ पे एक दीवार खड़ी है और आप उस दीवार के ऊपर इस बॉल को मार रहे हो, तो वही रास्ते, उसी रास्ते से आपका बॉल वापस आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब अगर ये इसी रास्ते वापस आ रहा है तो मतलब बीच में कुछ तो प्रेजेंट है, बीच में कुछ तो तगड़ा प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे सीधे निकल जा रहे हैं। यहाँ पे बाकी जगह पे तो सारे के सारे जो बीम्स है वो सीधे निकल रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ये लग के थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से निकल के पास हो गए, डिटेक्टर तक पहुंच गए। 12,000 में से एक ऐसा हुआ कि वो भाई लग के एक्चुअली में वापस आ गया, कुछ कुछ ऐसा हुआ, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन आप सोच के देखो, अगर वो लग के वापस आ रहा है तो इस गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर कुछ भारी, बहुत ज्यादा भारी प्रेजेंट है, जो अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा भारी है, तभी वो लग के वापस आ पाया है। तो इन्होंने बोला, रुदरफोर्ड ने बोला, भाई साहब, जो हमारे थॉमसन जी ने बोला था ना कि क्लाउड्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्लाउड्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है पूरे एटम के अंदर, ऐसा नहीं है। ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स particles are concentrated at the center of the atom, at center of atom, और इसी को उन्होंने न्यूक्लियस बोला। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली में सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे वाटरमेलन के रेड पार्ट जैसे फैले हुए नहीं है, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक साथ बैठे हुए हैं, तभी इनकी ताकत मल्टीप्लाई हो गई, और ताकत जब मल्टीप्लाई हो गई, इस ताकत की वजह से इन्होंने फास्ट मूविंग हैवी अल्फा पार्टिकल्स को वापस अपने उसी रास्ते भेज दिए जिस रास्ते आया था। तो इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स फैले हुए नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पे बीच में एक साथ आके बैठे हुए सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जो कि 1911 में इन्होंने किया था, ठीक है।
और इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने ये बताया कि मैं एक पेज के थ्रू बताता हूँ। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक एटम के अंदर ये सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बीच में इकट्ठा बैठे हुए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऐसे चक्कर काटते हैं, 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 ऐसे चक्कर काटते हैं वो। तो ये उनका कहना था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। लेकिन उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की एक थियरी थी, मैक्सवेल की एक थियरी ये थी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड, क्या बोला, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भाई यहां पे वो एक्सेलरेट करेगा, यहां पे वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि हर बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और जो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वो एक्सेलरेट करता है। तो इनका कहने का ये तात्पर्य था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करता हुआ ये चार्ज पार्टिकल्स हर चक्कर काटने पे अपनी एनर्जी को एमिट करता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। लेकिन उसके हिसाब से हुआ क्या कि रूदरफोर्ड की थियरी ना गलत निकल गई। रूदरफोर्ड की थियरी गलत इसलिए निकली, रूदरफोर्ड की थियरी गलत इसलिए निकली, तो ऐसा बोला गया आगे वाले साइंटिस्टों द्वारा कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऐसे चक्कर काट रहे हैं इन प्रोटॉन्स के, तो होता क्या कि इलेक्ट्रॉन्स की ताकत खत्म हो जाती, क्योंकि हर एक चक्कर काटने पे वो अपनी एनर्जी को एमिट करता, और एमिट करते 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 स्पाइरल करके वो सीधा अपने न्यूक्लियस में ही गिर जाता। और अगर वो अपने न्यूक्लियस में ही गिर जाता तो एटम का एग्जिस्टेंस तो खत्म, फिर तो जो भी आज हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, एटम इन एग्जिस्टेंस में नहीं होता फिर तो ये रूदरफोर्ड ना प्रोटॉन्स के बारे में इन्होंने एकदम सही कहा, बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये प्रॉपरली हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहां पे एक्चुअली में रूदरफोर्ड का टेक अवेज क्या है, मेनली ब्लूप्रिंट क्या है रूदरफोर्ड का, तो उन्होंने बोला था एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, बिल्कुल सही कहा, एटम पूरा खाली है, तभी जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स मारे थे वो सारे के सारे गोल्ड फॉल को पियर्स करके सीधा डिटेक्टर की तरफ चले गए। मोस्टली एटम्स जो होते हैं खाली होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट देखो जहां पे जो लिखा हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डेंस होता है। ये वाला पार्ट डेंस इसलिए होता है क्योंकि हर 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल गया और इस पे टक्कर मारी और उसी रास्ते वापस आ गया, यानी कि अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा भारी है ये। अकेले अकेले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो काफी हल्के थे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो काफी डेंस है ये, इसको बोला गया न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन जो होता है काफी हैवी होता है, पॉजिटिवली पार्टिकल्स होते हैं, और इसी एरिया को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के मैंने बारे में आपको बता दिया, इन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं। बाद में जाके हमने आपको बताया कि मैक्सवेल के जो थ्योरी से हमें पता चला कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे चक्कर काटेगा, चक्कर काटते 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 अपने ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एनर्जी को एमिट करते करते उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, अपने ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और उसके एग्जिस्टेंस खत्म। अब यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट आते हैं, नील बोर। तो नील बोर ने 1913 के आसपास एक्सप्लेन किया ये चीज जो रूदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बोर ने क्या एक्सप्लेन किया, बोर ने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ना एक्चुअली में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर तो काटते हैं, प्रोटॉन्स के चक्कर काटते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो इनका ये कहना था, इनका ये कहना था, मैं आपको बताता हूँ, एक पेज ऐड करने दो मेरे को। इनका ये कहना था अगर बीच में हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल चक्कर काटते हैं, लेकिन जो चक्कर काटेंगे ना वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में काटेंगे, इसी रास्ते ही चक्कर काटेंगे, इस रास्ते से ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी स्टेबल रहती है, ये बोर ने बोला। तो इससे हमें ये पता चला, अच्छा इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है क्योंकि वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर काटता है। तो इस ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल, बोला इन्होंने एनर्जी लेवल भी बोला, या फिर इनको शेल भी बोलते हैं, एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, इनको शेल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, ऑर्बिट बोलो, ये सब कुछ ठीक है इसके लिए। एक्चुअली में ये जो लाइन मैंने बनाई इमेजिनरी, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस मैंने ये दिखाने के लिए बनाया कि इलेक्ट्रॉन इसी फिक्स्ड पाथ के अराउंड ऑर्बिट करता है, ये दिखाने के लिए।
क्योंकि ये फिक्स्ड पाथ के अराउंड ऑर्बिट करता है, ये अपनी एनर्जी को इमिट या रेडिएट नहीं करता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता भी नहीं है और एटम पूरा का पूरा स्टेबल रहता है। ये नील बोर ने बताया। अब नील बोर ने क्या बताया कि ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में बैठे हुए हैं, और ऑर्बिट बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर काट सकते हैं। जैसे एक ऑर्बिट ये हो सकता है, एक ऑर्बिट ये हो सकता है, जैसे सन के अराउंड जो प्लैनेट्स डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे। तो इन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट सकते हैं, और एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो फिक्स होता है। वो कैसे फिक्स होता है, यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप पहले ऑर्बिट की बात करते हो, 2n² देखा आपने जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि आपने अगर पहला ऑर्बिट लिया k इज इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे 2n² का मतलब यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है आपका कौन सा ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एट मैक्स, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरा ऑर्बिट कौन सा है, ये L वाला, जो कि सेकेंड ऑर्बिट है हमारे प्रोटॉन से। तो यहां से हमारे न्यूक्लियस से सेकंड ऑर्बिट है, तो अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स एल शेल के अंदर आ सकते हैं। ऐसे एम के अंदर 18 आ सकते हैं। तो इस रूल का यूज करके, इस डिस्ट्रीब्यूशन रूल का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एक ऑर्बिट में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे कम भले ही रह सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इस ऑर्बिट में, ऐसा नहीं कि इसमें जब तक के शेल के पूरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए वो एल शेल पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। जब तक एल शेल के पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए तब तक एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब देखो यहां पे जो शेल न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसके पास उतनी ही लीस्ट एनर्जी होती है। तो के जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल हैव लीस्ट एनर्जी। और जो जितना ज्यादा दूर होता है शेल, जैसे के सबसे पास है न्यूक्लियस के, उसके बाद एल है, फिर एम है, फिर एन है, जो जितना दूर होता है, जो भी शेल जितना दूर होता है न्यूक्लियस से उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, तीसरी चीज, अब यहां पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, अपने के से एल की तरफ जंप करना है, तो के से एल की तरफ जंप करना है, एक हायर स्टेट पे जाना है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी वाले स्टेट में जाना है। तो के जो ऑर्बिट के अराउंड, के वाले ऑर्बिट में, के वाले शेल में जो मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी वो एल पे कूद पाएंगे। अब जैसे मान लो कोई एल पे है और एल से उसे नीचे वाले अपने लोअर लेवल के वाले शेल पे उसको जंप करना है, तो हुआ क्या कि एल वाले के पास ज्यादा एनर्जी है ऑलरेडी, तो उसको के पे उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो के पे जंप करना है तो उसे अपनी एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो के पे जंप कर सकता है। अच्छा, आपका सवाल को सर के से वो न्यूक्लियस पे भी तो जा सकता है ना जंप करके, नहीं। मैंने क्या बोला, बोर ने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ अपने फिक्स्ड शेल्स पे ही चक्कर काटते हैं स्टेबल एटम पे। तो आपने सर अभी अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप भी तो कर रहे हैं एक शेल से दूसरे शेल पे, ऐसा क्यों? तो मतलब वो अनस्टेबल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कोई लाइट एनर्जी इसको हिट करती है या फिर कोई हीट एनर्जी हिट करती है या फिर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने वाला होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कूदना एक शेल से ऊपर वाले शेल में, ये सब उस टाइम पे होता है, राइट। अब यहां पे ना हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास। तो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हाइड्रोजन नाम का एक एटम होता है। हाइड्रोजन के अंदर पता क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है ना, आपको पता है प्रोटॉन कितना भारी होता है? प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम ज्यादा भारी होता है, अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम ज्यादा भारी होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो ही है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो भी हमें अभी तक क्या पता है, हमें अभी तक यही पता है कि हमारे एटम के अंदर क्या होते हैं, हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स शेल में चक्कर काटते हैं, हमें यही पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो है नहीं कुछ भी, जीरो ही है, तो इसका मतलब एटम का जो मास है वो उसका प्रोटॉन का मास ही है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हुआ क्या कि यहाँ पे हीलियम के अंदर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर हीलियम के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स होते हैं। तो दो प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका मास कितना होना चाहिए था? तो इन्होंने बोला जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो मास हो गया इसका 1 यूनिट, जितने प्रोटॉन है उतना यूनिट, तो इसका मास हो गया 2 यूनिट। लेकिन हमने जब एक
इंस्ट्रूमेंट में जब इस हीलियम एटम का मास मेजर किया, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट पे जब मैंने हीलियम एटम का मास मेजर किया, तो उसका मास आ रहा था, हीलियम एटम का मास आ रहा था 4 यूनिट। हीलियम एटम का मास आ रहा था 4 यूनिट। और भाई ये क्या बसूड़ी है, मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 2 यूनिट है, लेकिन फिर अब 4 यूनिट हो गया। तो मतलब यहाँ पे इस 2 यूनिट से 4 यूनिट पे कैसे स्विच करेंगे? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जो पहेली है वो अनसुलझी है, अभी तक सुलझी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि एटम के अंदर कुछ तो है, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास है नहीं, प्रोटॉन का मास ऑलरेडी आपने 2 यूनिट लिख दिया, ये एक्स्ट्रा 2 यूनिट कहां से आया? तो हमें पता चला कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। जो अपने साथ उतना ही मास लेके आता है जितना ही प्रोटॉन का मास होता है। दोनों का मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज होता तो खुद सोच के देखो, एटम के अंदर मैंने आपसे बोला पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज ऐसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर न्यूट्रॉन में ऐड कर रहा हूं, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज में ऐड कर दूंगा तो दोबारा वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन बस अपने साथ उतना ही मास लेके आता है जितना प्रोटॉन के पास है। और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी डिस्कवरी की किसने? इसकी डिस्कवरी की थी 1932 में जेम्स चैडविक ने, इसकी डिस्कवरी की थी। तो न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है n की पावर 0, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं e की पावर माइनस, प्रोटॉन को हम लिखते हैं p की पावर प्लस। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कोई चार्ज ही नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जीरो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा, इसका जो मास होगा वो एकदम प्रोटॉन के मास से आइडेंटिकल होगा। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं इसकी सबसे मेन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए कि सर, एक्चुअली में अगर दो प्रोटॉन पास बैठे हैं, अगर ये भी एक प्रोटॉन है और ये भी एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में अगर दोनों पास बैठे हैं, तो हमने तो अभी तक पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपल। दो लाइक चार्ज जब एक साथ होते हैं तो वो रिपल करके दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तो फिर न्यूक्लियस फट जाएगा, न्यूक्लियस फट जाएगा, एटम एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। तो इसको एक साथ रखता कौन है न्यूक्लियस के अंदर? तो होता क्या है कि यहां पे इन दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक न्यूट्रॉन को फंसा दिया जाता है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन एक ऐसा फोर्स लगाता है जिससे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ पकड़ के रखे। उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से बड़ा होता है ये। रिपल्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एटम्स, दो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स अपने आप को जब वो रिपल्शन करेंगे, तो न्यूट्रॉन अपना एक न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा जो कि उस रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन दूर नहीं जा पाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स एक तरह से उन दोनों प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है, और एक तरह से ग्लू की तरह भी काम करता है। ग्लू की तरह, किसकी तरह? ग्लू की तरह, या आप बोल सकते हो ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ के रखने में काम आता है। पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ के रखने में काम आता है, ग्लू की तरह काम करता है ये। तो ठीक है बच्चों, तो एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर प्रिवेंटिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम टीयरिंग द न्यूक्लियस अपार्ट। ये वाला भी मैंने आपको समझा दिया, न्यूक्लियस की, न्यूट्रॉन की ये दो प्रॉपर्टी भी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, इन सबके बीच में जो ग्रे कलर का है यहाँ पे, ये न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब हम पढ़ेंगे द मैकेनिक्स ऑफ न्यूक्लियर कोहिशन। जैसे जो भी हमने रूल पढ़ा ना कि भाई जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ताकि वो न्यूट्रॉन्स जो है उन सारे प्रोटॉन्स को पकड़ के एक साथ रख पाए। लेकिन ये जो थियरी है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है जैसे ही एटम का साइज बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक कार्बन एटम की, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे अगर ऑक्सीजन एटम की बात करता हूं तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये छोटे छोटे एटम्स है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने थोड़ा सा एटम का साइज बढ़ा दिया और मैं आयरन पे जाता हूं, तो आयरन के अंदर 26 प्रोटॉन और उससे ज्यादा 30 न्यूट्रॉन प्रेजेंट। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एक प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है,
एक प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। लेट्स से ये वाला प्रोटॉन अपने पास वाले प्रोटॉन को एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन है ना, ये इस वाले प्रोटॉन पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये वाला प्रोटॉन अपने से उस दूर एकदम ऑपोजिट एंड पे जो ये वाला प्रोटॉन बैठा है ना, उस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन तो दो अगल बगल वाले प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्सिव फोर्स को रोकने के लिए इतने दूर वाले अगर प्रोटॉन्स भी एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाना चालू कर देंगे तो न्यूट्रॉन क्या करेगा बेचारा? तो न्यूट्रॉन तो उस केस में असफल रह जाएगा। तो होता क्या है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ने लग जाता है तो प्रोटॉन्स के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं। अब प्रोटॉन्स का नंबर जब बढ़ता है तो प्रोटॉन दूर दूर बैठे हुए प्रोटॉन्स भी एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर मैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में रख दूंगा तो दिक्कत यह है कि वो बस आसपास वाले प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्सिव फोर्स को ही वो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन दूर वाले जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे रखने पड़ते हैं ताकि इसको ये बैलेंस आउट कर सके। इसलिए जैसे ही एटम का साइज बढ़ता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बढ़ते हैं और प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन होता है। जैसे आप यूरेनियम का एग्जांपल देखो, ये जो यूरेनियम है, ये आप देखो यहाँ पे, ये जो यूरेनियम है यहाँ पे, इस यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स है और 146 न्यूट्रॉन्स है। सोचो, एक यूरेनियम एटम के अंदर, एक यूरेनियम का एटम लेंगे तो उसके अंदर यूरेनियम जो होता है उसके अंदर ना 92 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 146 न्यूट्रॉन्स है। तो मतलब कि 92 प्रोटॉन्स इतने ताकतवर है, इतने ताकतवर है कि उसके न्यूक्लियस को फटने से रोकने के लिए उसके न्यूक्लियस के अंदर उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है ताकि इन सबके पॉजिटिव चार्जेस को रिपल होने से रोक पाए ये 146 न्यूट्रॉन्स। अब जैसे आप देखो यहाँ पे कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के अंदर होता क्या है कि यूरेनियम के अंदर ऑलरेडी 92 प्रोटॉन्स है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और आपके पास 146 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपने बाहर से एक न्यूट्रॉन भी इसके ऊपर पुश कराना तो इसके बाहर, आपको पता है हर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस न्यूट्रॉन्स को, बाहर से आने वाले न्यूट्रॉन्स को रोक नहीं पाएंगे। इन फास्ट मूविंग जीरो चार्ज पार्टिकल्स वाले न्यूट्रॉन को, जिनका मास हेवी है, प्रोटॉन जितना ही होता है, अगर मैं इसको सीधा एटम की तरफ भेजता हूं तो इलेक्ट्रॉन वाले शेल्स को पियर्स करते हुए सीधा आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से होते हुए आगे जाएगा, सीधा न्यूक्लियस में जाएगा, क्लैश कर जाएगा। जैसे ये क्लैश करेगा ना, इसके अंदर के न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा और इसमें से और भी न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और जैसे मान लो ये एक एटम है, इस एटम के पास और भी एटम्स, और भी एटम्स, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, तो इसमें से कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वो न्यूट्रॉन्स इस पे टक्कर मारेंगे, कुछ इस पे टक्कर मारेंगे, ये आगे जगह इस पे टक्कर मारेंगे, ये आगे जगह इस पे टक्कर मारेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड तरीके से, अनकंट्रोल्ड तरीके से यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, वो आगे जाके जो एटम्स प्रेजेंट होंगे पास वाले उस पे जाके क्रैश कर रहे हैं, तो उसमें से दोबारा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, एटम बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, यही एटम न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट, यही एटम बॉम्ब वाला ब्लास्ट होता है, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब, जहां पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर में चले जाओ तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जैसे वहां पे भी सेम ही कंसेप्ट होता है, आप यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन मारते हो, न्यूट्रॉन मारते हो तो होता क्या है कि यहाँ पे भी जैसे यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स है और 146 न्यूट्रॉन्स है, तो होगा क्या, यहाँ पे भी उतने ही न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जैसे पहले निकल रहे थे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे कूलिंग रॉड्स होते हैं, कूलिंग रॉड्स होते हैं। ये कूलिंग रॉड्स क्या करते हैं, कूलिंग रॉड्स यहाँ पे इन एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जितने भी एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे बहुत कंट्रोल्ड वे में न्यूट्रॉन्स को भेजते हैं जो आगे जाके दूसरे एटम में क्रैश करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है और इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को रोकने के लिए हेवी वाटर भी होता है, जिसको हम D2O कहते हैं, हेवी वाटर, क्योंकि न्यूट्रॉन्स बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं भाई, बहुत तेजी से क्रैश करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले एटम पे, तो उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे हम हेवी वाटर को रखते हैं, जिसको हम D2O बोलते हैं। तो इससे न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे काम करता है। लेकिन जब आप एटम बम की बात करते हो ना, उसमें हेवी वाटर है ना कोई कूलिंग रॉड है, उसमें बस आपने एक बार ट्रिगर कर दिया, एक न्यूट्रॉन जैसे ही एक एटम पे लगा, वो एटम का न्यूक्लियस फटा, उस न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो आगे जाके दूसरे एटम में घुसेंगे यूरेनियम के, और उसके बाद यही रिएक्शन होता जाएगा, इसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा चीज। तो यहाँ पे ना ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जिसका नाम है ध्रुवा। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर करता क्या है, और ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बाबा आप देख रहे हो ना, ये होमी जहांगीर बाबा के नाम पे पड़ा हुआ है। ये 1960s के टाइम पे हमारे इंडिया के बहुत बड़े एक अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनकी मौत हो गई थी 1960s में ही,
और इनका विजन बहुत बड़ा था। ऐसा कहते हैं कि इनकी मौत के पीछे यूएसए के सीआईए का हाथ है, इनका प्लेन क्रैश करवा दिया था। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट ये बहुत ही विशनरी थे। तो अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो ध्रुवा जो न्यूक्लियर रिएक्टर करता क्या है, देखो यहाँ पे ये आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, देखो लिखा है ना यहाँ पे द ध्रुवा न्यूक्लियर, ये देखो यहाँ पे रीड करो, द ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर एट बार्क लीड्स एक्सपेरिमेंट टू रिवील इनसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली चीजों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जांचने के लिए, परखने के लिए होता है ये। जैसे ड्रग्स के मॉलिक्यूल हो गए, बैटरीज को देखना हो, एलॉयज को देखना हो, इन सब के लिए अभी काम कैसे करता है उसको मैं समझाता हूँ आपको। अब जैसे होता क्या है कि आपके पास ना एक, जैसे मान लो आपके पास लिथियम आयन बैटरी, स्मार्टफोन के अंदर जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है ना, ये बैटरी है। आपको इस बैटरी के लिथियम आयन के बारे में, लिथियम लिथियम इसे मेटल, लिथियम इसे मेटल, लिथियम एक ऐसा मेटल है जो एटॉमिक नंबर जिसका होता है 3। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 3 प्रेजेंट है और प्रोटॉन्स भी 3 प्रेजेंट है। तो लिथियम एक लाइट वेट, लाइट छोटा एटम है। तो होता क्या है कि मैं एक न्यूट्रॉन को एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को जिसका मास प्रोटॉन के जितना ही होता है, उसको मैं इस एटम के ऊपर बम्बार्ड कराता हूं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन इसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वाले क्लाउड्स को पियर्स करते हुए अंदर जाएगा, सीधा लिथियम एटम के न्यूक्लियस तक पहुंचेगा, और वहां पे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, उससे टकरा के सीधा आगे थोड़े बहुत एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, या फिर ये टकरा के जो पीछे डिटेक्टर्स होते हैं, ये डिटेक्टर्स तक जाएंगे और डिटेक्टर्स तक जाके एक इमेज बनाएंगे। ऐसे में इन न्यूट्रॉन्स को अलग स्पीड पे अलग एंगल पे मारूंगा, ये लग के दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये यहां से लग के अलग, तो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग एंगल पे न्यूट्रॉन्स को, ये जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूट्रॉन्स को एज ए फ्यूल यूज करता है, न्यूट्रॉन्स को मारता है इन एटम्स पे, और इन एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इस पे टकरा के पीछे वाले डिटेक्टर पे जाते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं। और इन लैब्स में बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग मैथ से ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इस इमेजेस का यूज करके इनको पता चल जाता है कि एक्चुअली में अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, न्यूक्लियस कैसे है, उसके बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। जैसे सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है इनको, और या फिर इनको किसी भी ड्रग्स या मेडिसिन के अंदर को हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना है इनको, इनको स्मार्टफोन के अंदर के बैटरी के बारे में पढ़ना है इनको। तो उन सबको पढ़ने के लिए ये चीज यूज की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पे हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन आया, उसने यूरेनियम के न्यूक्लियस को टक्कर मारा, वहां से दूसरे न्यूट्रॉन्स निकले, उसने आगे जाके सेम ही चीजें करी। तो यहाँ पे ना हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा इस रिएक्शन के तौर पे। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको एक्चुअली में पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। पानी गर्म होता है, स्टीम प्रोड्यूस होता है, स्टीम की एनर्जी का यूज करके हम यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करते हैं, और जब टरबाइन रोटेट करता है जनरेटर घूमता है और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चलते हैं। तो एक्चुअली हमारा हाफ पोर्शन 50-60% पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। अब बहुत इजी पार्ट है, अगर आपको इतना समझ आ गया ना, प्रोटॉन कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, न्यूट्रॉन कैसे काम करते हैं, कहाँ होते हैं, लोकेशन क्या है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे एक बार कंसाइज वे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका सिंबल होता है E माइनस, प्रोटॉन होता है P प्लस, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं इसलिए माइनस चार्ज है। -1 +1 0। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। चलो यहाँ पे एक और चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की हमारे जे थॉमसन ने। कब की, 1897 में थॉमसन ने की। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब की, रूदरफोर्ड ने की। कब की थी, रूदरफोर्ड ने की थी, रूदरफोर्ड ने की थी। और ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जिसमें लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ऑलमोस्ट समझो आपका 60-70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे वाला पोर्शन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। उसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, सब कुछ समझाऊंगा मैं। तो बच्चों आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, नया चैनल है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि सर आप वीडियो में ये चेंज कर सकते हो, कुछ आप ओपिनियन देना चाहते हो, तो यार कमेंट में अपने डाउट्स ओपिनियंस वगैरह बेझिझक लिखना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।